डीएलएफ से श्री राजीव सिंह जी, उपस्थित सभी अन्य इस रियल स्टेट का जो सारा कारोबार है इससे जुड़े हुए हमारे सभी उद्यमी सज्जनों, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, 2 दिन का ये जो सेमिनार जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत चिंतन मनन किया और जो मुझे बताया गया कि इस प्रकार का ये सेमिनार है, पहले कभी नहीं हुआ। कुछ साल पहले हमने एक छोटा प्रयत्न किया था, लेकिन इतना बड़ा प्रयत्न वो भी नहीं हुआ था। बहुत खुल करके जिसमें हमने चर्चा की, इसकी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। चाहे हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हो, रेरा हो, या जो रियल एस्टेट में लगे हुए हमारे कारोबारी हैं, या जो संस्थाएं हैं, क्रेडाई, हेडको, इनसे भी बहुत बार ये सारे विषय आते रहते हैं। तो सब लोगों ने मिलकर के जो भी कोई कठिनाइयां हैं उस सब के ऊपर चर्चा की है। और ये क्षेत्र, ये सेक्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सेक्टर का जो योगदान है अभी जो वर्तमान में जीडीपी का 7% है। और मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार से सभी सरकार के विभाग, बाकी सब लोग उस पर विचार कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन सबका हो रहा है, तो 2025 तक ये कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि 13% तक हम पहुंचा लेंगे। इट विल बी बिग अचीवमेंट फॉर अस। तो इसलिए हम जो काम कर रहे हैं हम तो शायद एक व्यवसाय के नाते कर रहे हैं, लेकिन जिनके लिए कर रहे हैं केवल मात्र एक शहर बसाना नहीं है, बल्कि जिनके लिए कर रहे हैं उनके लिए एक आशियाना बनता है, एक आवास बनता है, घर बनता है, और घर के साथ कितना व्यक्ति का जुड़ाव होता है। हम कभी किसी व्यक्ति से जब पूछते हैं तुम्हारा शहर कौन सा है, ऐसा कम पूछते हैं, बल्कि पूछते क्या है कि तुम्हारा होम टाउन कौन सा है, यानी गृह नगर कौन सा है। वो हर एक टाउन के साथ जिसका घर का संबंध बन जाता है उसके लिए भावनात्मक ये विषय होता है, उसकी हम सेवा कर रहे हैं। उसके उपयोग में आने वाला ये घर हर किसी की आवश्यकता है, अमीर की भी है, गरीब की भी है, मजदूर की भी है और मालिकों की भी है। ये ठीक है कि सबकी आवश्यकता उनके अपने जितना उनकी क्षमता होती है उसके हिसाब से वो अपना घर का उपयोग करता है। कोई करोड़ों का लेता है, कोई लाखों का लेता है, और किसी के पास लाखों भी नहीं है। तो हम विचार करते हैं कि इसका भी कोई व्यवस्था ऐसी बन जाए, कम से कम पैसे में उसको घर मिल जाए। अफोर्डेबल की कितनी हमने योजनाएं बनाई है, अफोर्डेबल कम से कम पैसे में उसको कैसे मिल सकता है। जैसा खंडेर लाल जी ने बताया कि हमारी इच्छा है कि मात्र 5,000 रुपया महीना देने से भी क्या आप अपने सिर पर छत ला सकता हो। अब हो सकता है कि आप कॉस्टिंग करते हैं उसके हिसाब से तो नहीं ला सकता होगा, लेकिन इसमें सरकारों का दायित्व जब शुरू होता है तो हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहर की, गांव की अलग अलग शुरू कराई है। उसके अंदर सेंटर का अपना कंट्रीब्यूशन होता है, स्टेट का अपना कंट्रीब्यूशन होता है, ताकि कम से कम पैसे से उसको मकान मिल जाए। हमारे यहाँ थोड़ी कठिनाई आई है, काफी पिछले दिनों में जो टारगेट से पूरे नहीं कर पाए, हमने उसको अपने सिस्टम को रिवैम्प किया है। तो हमने एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, हाउसिंग फॉर ऑल। और ये हाउसिंग फॉर ऑल का ऐसा नहीं कोई हम आह्वान करेंगे, अखबार में निकाल देंगे, पॉलिसी बना देंगे, जिसकी जरूरत है वो आ जाएगा, कोई आ पाएगा, कोई नहीं आ पाएगा। क्योंकि सरकार के सिस्टम को प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुंचना ये सामान्य जो गरीब व्यक्ति हो उसके बस का होता नहीं है। कई बार कोशिश भी करता है, वहां तक नहीं पहुंच पाता है, परेशान होकर के हार करके बैठ जाता है घर, मुझे नहीं चाहिए योजना, मिलती नहीं है, क्या करेंगे। हमने इसके लिए प्रावधान बनाए हैं नहीं। पिछले 3 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं, हर परिवार की पहचान करो, उस परिवार का डाटा, उस परिवार के क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या उसकी आमदन है, क्या उसकी जरूरत है, क्या उसकी क्षमता है, उसकी इनकम कितनी है। परिवार पहचान पत्र इस नाम से हर काम के लिए उस डाटा के माध्यम से उस व्यक्ति का
उसको सरकारी योजनाओं का लाभ, उसकी सेवा, ये सब की जाए। हम उसमें यही भी देखते हैं कि परिवार के अंदर टोटल एनुअल इनकम कितनी है, कोई व्यक्ति रोजगार करता है कि नहीं करता है, या सामान्य तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो इनकम वेरिफिकेशन ये भी ठीक है, जब किसी से पूछते हैं तो 5 लाख वाला भी 50,000 ही बताता है। कोई ठीक से सत्य बोलता नहीं है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। हमसे भी कोई पूछे तो अंदर की बात तो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि स्वभाव है व्यक्ति का। डर लगता है कहीं कोई मांगने वाला ना आ जाए, कोई लेने वाला ना आ जाए। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, इसकी जानकारी ये भी जरूरी है। हमने उस इनकम के वेरिफिकेशन के कई सिस्टम बनाए हैं, और बड़ा मैं हैरान हूं उसमें कि हमारी कम से कम आधी आबादी ऐसी है जो 1,80,000 से भी नीचे है। मासिक 15,000 रुपए महीना भी नहीं कमा सकता व्यक्ति। फिर उसकी इच्छा रहती है हर चीज सरकार से मुफ्त मिल जाए, मकान है मुफ्त मिल जाए, प्लॉट है मुफ्त मिल जाए, पढ़ाई है फ्री हो जाए, चिकित्सा फ्री हो जाए, अनाज है फ्री मिल जाए, और जो कपड़े हैं फ्री मिल जाए, सब फ्री मिल जाए। ये एक स्वभाव बन जाता है, लेकिन इससे स्वाभिमान व्यक्ति का नहीं खड़ा होता। हमने हर नागरिक को स्वाभिमानी बनाना है। हर समय उसका हाथ यूं नहीं रहना चाहिए। अगर वो रोजगार करके अपने पैरों पर खड़ा होता है, स्वावलंबी बनता है, तभी स्वाभिमानी बन सकता है। तो हमने उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना एक योजना बनाई है कि हर ऐसे व्यक्तियों को घर से बुलाएंगे, कैंप्स लगाएंगे। क्या कर सकते हो भाई, आपकी योग्यता क्या है, आपकी स्किलिंग क्या करा सकते हैं, आपको लोन क्या चाहिए, कैसे काम कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए एक कैंप हमने लगाया पिछले महीने, 2 महीने पहले। 1.5 लाख परिवारों को बुलाया था। 90,000 आए, बाकी नहीं आए। किन कारणों से नहीं आए, सूचना नहीं मिली, कोई भी कारण रहा होगा। 90,000 में से लगभग 40,000 लोगों को योजनाओं का लाभ, वो उनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है। किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 5 लाख। बैंक्स ने भी सहयोग करना शुरू किया है। योजनाएं बहुत है। एमएसएमई, छोटा छोटा उद्योग लगाने के लिए भी लोग तैयार हैं। जो अपने काम किन्हीं कारणों से मानो उनके पास क्षमता नहीं है, उनकी स्किलिंग नहीं है, अनुभव नहीं है, उनको अनुभव के लिए हमने स्किल यूनिवर्सिटी को कहा कि ऐसे ऐसे आप लोग मॉड्यूल तैयार करो, ताकि उनको छोटा छोटा काम सिखाया जा सके। और कुछ भी नहीं है तो गांव का युवक एक 2 या 4 पशु बांध लेगा, वो अपना दूध की व्यवस्था करेगा, उसकी बिक्री की व्यवस्था हम कराएंगे, सोसाइटीज बनाएंगे, शहरों में दूध ले जाएंगे, तब भी वो 15-20 हजार का महीना कमा सकता है। तो ऐसी सब योजनाएं हम बना रहे हैं। हमारी इच्छा ये भी है कि उसमें आप लोगों का भी सहयोग मिले। और बहुत लोग ऐसे हैं इस ऑफर को लेके आते भी। हमारी कुछ पॉलिसीज भी हैं जो हम कम इनकम ग्रुप के लोगों का कुछ प्लॉट्स जमीन भी लेते हैं, कुछ प्लॉट जीरो भी करते हैं, ईडब्ल्यूएस करते हैं। उसमें भी कई खामियां हैं। हमने उसका भी अध्ययन किया है कि क्या ईडब्ल्यूएस के माध्यम से उन्हीं लोगों को मकान मिलता है क्या। कष्ट के साथ कहना पड़ रहा था, नहीं मिलता है। वो भी कुछ और ही लोग ले जाते हैं। उन गरीबों को तो वो भी नहीं मिल पाते हैं। खैर वो एक अलग विषय है, उसको कैसा कर सकेंगे देखेंगे। लेकिन सस्ते मकान का एक व्यवस्था करने का काम हमने किया। हमने दीनदयाल आवास योजना ये शुरू की। अफोर्डेबल हाउसिंग पहले से चल ही रहा है, ताकि गरीब को कैसे मकान मिले। बड़े शहरों में जमीन महंगी है, इसलिए शायद उतना हम लाभ हमें यानी सफल ना हो पाए योजना। छोटे जो शहर हैं जहाँ जमीन की कीमत कम है, वहां लाभदायक हो सकती है। हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी, जैसे हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी अब जो एचएसवीपी हो गया, उसी प्रकार का ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी एक संगठन खड़ा किया है, एचआरडीए, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी। रूरल क्षेत्र के अंदर भी उसको कुछ सस्ते मकान बन जाएं, उनको दे सकें। वो फिर क्या उसका प्रबंध करना होगा उसका विचार करेंगे। लेकिन संकल्प है हर किसी के सिर पर छत होनी ही चाहिए। अब ये डिमांड सप्लाई में आप तो उस पर, क्योंकि कमर्शियल सिस्टम है, उस पर चलेंगे। जहां डिमांड ज्यादा है तो उस हिसाब से पैसा मिलेगा। थोड़ा सप्लाई ज्यादा करेंगे तो आपको भी नुकसान होगा। इसमें सरकारी योजनाओं के माध्यम से आप लोग उसमें आए और उसका एक लाभ ये सब मिलेगा। हमने बड़ी योजनाएं भी, छोटी योजनाएं भी सब बनाई है। गुरुग्राम का जो विकास हुआ है, हम सब देखते हैं कि आज से
एक 25-30 साल पहले गुरुग्राम क्या था, आज गुरुग्राम क्या बन गया है। कैपिटल के नजदीक होने के नाते से, एनसीआर के अंदर आने के नाते से इसको एक विशेष प्रकार का एक स्थान है, उसी कारण से हमारा विकास भी हुआ है। अब ये और एनसीआर के केएमपी के साथ साथ जितना बढ़ रहा है उस प्रकार की योजना वहां भी बनेगी। हमने तो यहाँ भी ये भी तय किया है कि केएमपी के ऊपर 5 नोडल ऐसे पॉइंट्स बना करके 5 बड़े शहर विकसित किए जाए। 5 बड़े शहर विकसित करेंगे गुरुग्राम की तरह, और उसका एरिया भी छोटा नहीं रखा है। एक एक शहर का एक एरिया, यानी 50,000 हेक्टेयर का एरिया एक शहर का, यानी कुल मिला के 2.5 लाख हेक्टेयर। आज मैं कह रहा था कि एरिया बहुत बड़ा रख लिया है, तो हमारे अधिकारियों ने कहा कि नहीं, जब प्लानिंग बनेगी तो लोग आ जाएंगे। साथ ही एक बहुत बड़ा ग्लोबल सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसको भी हम शुरू करने वाले हैं। तो ये बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे, जो गरीबों के लिए मकान वो भी शुरू होंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको भी हमारा करने का विचार, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, या जो हमारे रेलवे के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो वहां लेबर के लिए, मजदूरों के लिए उनकी रेजिडेंशियल व्यवस्था भी हमको उस प्रकार की करनी पड़ेगी। तो ऐसे सारे काम करते हुए जब आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सी कठिनाइयां उसमें आ रही हैं, जिसका विचार अभी अब सबने किया है। एक तो संकट है जमीन का, हमें लैंड अब मिलती नहीं है, जिस एरिया में महंगी हो गई है, और वहां जहां कहीं पहले लैंड ले भी ली है, ले भी रखी है, या लेकर के आप लोगों ने अपने लाइसेंस लिए हैं, वहां भी रास्ते या जो प्राइवेट लैंड अभी बची हुई है जो आप लोगों ने अभी खरीदी नहीं और उसके ऊपर रास्ते बनाने हैं, वो किसान का नहीं, जिसके लिए अभी टीडीआर की पॉलिसी जो बनाई, आज जिस एक्सचेंज का और जो लॉन्च किया गया है, तो एक एक्सचेंज बनाएंगे, उसका एक सिस्टम ऐसा बनाएंगे ताकि उनको पर्याप्त लाभ मिल सके, और टीडीआर का उपयोग वो कहां कहां कर सकता है, इसके हिसाब से इसको एक स्मूथ सिस्टम बनाएंगे। और अभी प्रारंभ में कुछ सेक्टर 54 से 67, 54 से 67 ही है ना, 58 से 67 सेक्टर तक वो एरिया जो कि कंपैरेटिवली ज्यादा उसमें डेवलपमेंट हुआ, ज्यादा लाइसेंस आए हैं, लेकिन एक आध सेक्टर ऐसा पहले पायलट उसके ऊपर लेंगे कि जहां इसको टीडीआर के माध्यम से जमीन लेकर के उन रास्तों को साफ किया जा सके। तो उस प्रक्रिया पर हम चलेंगे। बहुत सी योजनाएं जो मुझे बताई गई उसका मैं एक एक करके आपके सामने विचार रखता हूं, चर्चा रखता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मंथन किया है पूरा, और उस मंथन में से जो कुछ विचार आपके सामूहिक डिपार्टमेंट के साथ बैठ के बने हैं, ऐसी कुछ चीजें तो तय की हैं जिसका उन्होंने कहा कि आपने घोषणा करनी है। कुछ ऐसी भी हैं जो अभी एकदम फाइनल नहीं हुई हैं, उसमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में कुछ कमेटीज बना करके, कुछ उनकी रिपोर्ट लेकर के, जो उनकी रिकमेंडेशन आएंगी उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे कुछ बिंदु हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। एक तो जो ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के जो रेगुलर गुरुग्राम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अभी आप लाइव सुन रहे थे। अभी संबोधन जारी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, जहां पर सरकार के द्वारा किए गए कामों, ये सारे रेगुलेशंस, इनको सबको एक सिस्टमेटिक ढंग से लागू करने के लिए एक योजना बनी है। उसकी एक पुस्तक का विमोचन हमारे रेरा वाले करने वाले थे, लेकिन मैंने कहा कि अभी पुस्तक आपने लिखी है, उसको एक बार पब्लिक करिए, एक ड्राफ्ट मजमून पब्लिक करेंगे, ताकि उसके अंदर भी कोई विचार अगर और मिलता अच्छा तब उसको फाइनल करें। तो आज उसका लॉन्च करने वाले थे, तो मैंने कहा नहीं, उसका एक बार ड्राफ्ट दीजिए, तो ड्राफ्ट पब्लिश करेंगे। क्यों खंडेलवाल जी, गुप्ता जी, उसको अपनी वेबसाइट पर ड्राफ्ट करिए, ताकि ये रेगुलेशन जो है स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के, इसका रेगुलेशन का प्रारूप क्या रखा जाए। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो पोस्ट यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, उसका ज्यादा काम डिपार्टमेंट का है, और डिपार्टमेंट इस नाते से बिल्डिंग कोड्स है, हरियाणा बिल्डिंग कोड्स, उस हरियाणा बिल्डिंग कोड के अंदर उसको जो है हम पोस्ट बना देंगे, ताकि उसमें भी जो डिपार्टमेंट को काम करना वो डिपार्टमेंट करेगा,
रेरा को जो करना रेरा करेगा, आपको जो पालन करना है उसकी एक विधिवत गाइडलाइंस ये उसमें बन सके। एक जो ईडीसी के भुगतान का हमने पहले भी एक राहत दी थी कॉलोनाइजर्स को, उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया। बात ये आई है कि उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दें, तो उसके लिए भी विवादों का समाधान इस नाते से जो योजना है 6 महीने के लिए उसका एक्सटेंशन और किया जाता है। लाइसेंसेस का जो विषय है, लाइसेंस हम ले लेते हैं, उसी दिन से मीटर चालू हो जाता है और उसके बाद उसकी जोनिंग है, उसके बिल्डिंग प्लान है, उसका सर्विसेज प्लान है, एस्टिमेट्स हैं, इलेक्ट्रिक सर्विसेज है, एनवायरमेंट क्लियरेंसेज है। इसको कभी 6 महीने, कभी साल, कभी 2 साल, कोई सीमा नहीं है और मीटर चल पड़ा तो ये दोहरी मार पड़ती है। तो हमने विचार किया है कि पहले एलओआई दिया जाएगा, जैसे आप अप्लाई करेंगे एलओआई दे देंगे, एलओआई के बाद जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी क्लियरेंसेस हम सभी डिपार्टमेंट्स को बाध्य करेंगे कि 6 महीने के अंदर वो पूरा करें। समय थोड़ा जब ज्यादा लगता है, जो उसमें एस्टिमेट्स का क्लियरेंस भी साथ साथ देना पड़ता है, तो एस्टिमेट्स को छोड़ दिया गया है। चाहे उस एस्टिमेट्स में हमारे सर्विस प्लान के एस्टिमेट्स हों और चाहे आपके इलेक्ट्रिकल जो सर्विस है उसके एस्टिमेट्स हों, उन एस्टिमेट्स को छोड़ करके, क्योंकि एस्टिमेट्स का काम तो बाद में रेरा वाले भी कर लेंगे, ठीक है ना, ये डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं रहेगा, इसकी एग्जीक्यूशन रेरा देखेगा। लेकिन इनको छोड़ करके बाकी सर्विसेज 6 महीने के अंदर डिपार्टमेंट्स को क्लियरेंस देनी होगी। 6 महीने में कोई नहीं देगा तो डिपार्टमेंट को पेनलाइज किया जाएगा। और फिर जिस दिन ये कंप्लायंसेस पूरी हो जाएंगी उस दिन लाइसेंस दिया जाएगा। और फिर लाइसेंस जिस दिन मिलेगा उसके बाद ये कोई बहाना नहीं रहेगा कि हम इस कारण से लेट हो गए, इस कारण से लेट हो गए। द मोमेंट यू गेट द लाइसेंस, आप अपना शिलान्यास करो, काम चालू कर दो। फिर मीटर पूरा चलेगा, नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके बाद फिर ओनस इज ऑन योर साइड। इसलिए इसको भी हमने सरलीकरण इसका किया है। एक अभी जो लॉन्च की गई है योजना के, जो 70% का पैसा जितना भी हमारा डेवलपर्स के पास आता है उसका 70% जाएगा एस्क्रो अकाउंट में। अब एस्क्रो अकाउंट में पहले भी जाता है, लेकिन उसमें से ईडीसी का जो पैसा वो मिलता नहीं। अब उसके लिए सिस्टम बना दिया कि 70% जैसे ही जमा होगा तुरंत 10% का वो अपने ईडीसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ताकि आपका भी बोझ खत्म हो जाए। और ये ईडीसी बाकी रह गई, डेवलपमेंट हो गई, कुछ बिक गए, कुछ रह गए, फिर उसका फाइन चल रहा है, इंटरेस्ट चल रहा है, पेनल्टी चल रही है, वो सब विषय खत्म हो जाएंगे। इसलिए ईडीसी का जो है वो साथ साथ भुगतान हो जाएगा। और इसमें टीडीआर का जो बताया है उसका एक एक्सचेंज बनाने की ओर प्रयत्न चल रहा है कि उसकी विधिवत एक एक्सचेंज बन जाए। किसी को भी बेचना है, खरीदना, उस एक्सचेंज पर जाके बेच ले, खरीद ले। उसका एक पायलट बेसिस के ऊपर, जैसा मैंने बताया, किसी एक सेक्टर में 24 मीटर की जो रोड्स हैं उनको कैसे बनाया जाए जल्दी, तो उसका भी हम जल्दी प्रयत्न करेंगे। जहां कम से कम जमीन खरीदनी पड़ेगी उस सेक्टर को सबसे पहले लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो एक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, इसमें कभी कभी टीडी यानी ईडीसी का पैसा आया नहीं आया, डिपार्टमेंट का सह नहीं है, आया तो कहीं आया, कहीं खर्च हो गया, थोड़ी कठिनाई आती है। लेकिन प्रायोरिटी पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के विषयों में करने होते हैं, तो हम इस बार बजट में कोशिश कर रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर दिया जाए, ताकि वो काम जो है जल्दी तुरंत शुरू हो जाए। तो उसमें से ये जो कहावत है, नहीं पहले अंडा पहले मुर्गी, आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, हम कहते हैं ईडीसी नहीं आई। तो वो ईडीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में इस पैसे का उपयोग करेंगे, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए तो आपके पास ये बात ना हो कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। क्योंकि ईडीसी पार्ट्स में कुछ लोगों ने दी होती है, आपके अपेक्षा के जो पार्ट्स में दी है उसका तो काम पहले हो,
हम कहते हैं पार्ट्स वाला तो कहीं लग गया और है नहीं, तो इसका ये प्रावधान इसमें से हम कर करके आपको थोड़ा राहत इसमें दिलाएंगे। पावर के नाते से जो यहाँ चीजें आई हैं, लोड का कितना पावर का लोड होगा और कैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो ये एक कमेटी जो मुझे बताया गया कि पावर डिपार्टमेंट ने घोषित किया कि कमेटी बनाएंगे और उसके अंदर कड़ाई के और नायडको के भी प्रतिनिधि उसमें लिए जाएंगे और ये कमेटी 3 महीने के अंदर अपनी सिफारिश देगी और उस सिफारिश के आधार पर उनका जो जितना पिछला पेंडिंग काम है उसको भी पूरा करेंगे, आगे के लिए भी जो उसकी सिफारिशें आएंगी उन सिफारिशों को पूरा किया जाएगा, ताकि ये भी एक बड़ी समस्या है पावर कनेक्शंस की, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो लोड घटाना है, बढ़ाना है, उसमें समय बहुत लगता है। तो हम कहते हैं कि भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस ढंग से काम करें कि थोड़ा घटाने बढ़ाने में कोई बहुत अंतर ना पड़े, ताकि जो सुविधाएं जो सहूलत आपको है उस हिसाब से उसकी योजना बनाई जाए। आरडब्ल्यूएस की एक समस्या कठिनाई क्या है कि जब बिल्डर आरडब्ल्यूए को हैंडओवर करता है अपना प्रोजेक्ट, वहां विधि यानी कोई विधि विधान से कोई पॉलिसी, कोई सिस्टम नहीं है कि कितना काम बिल्डर ने कर दिया, कितना करना चाहिए था, कितना पैसा बाकी है, कितना उनसे लेना है। वो ऐसा मानते हैं कि बिल्डर ने बहुत पैसा रख लिया। तो बड़ी खबर अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में सीएम मनोहर लाल, और सीएम ने कहा हमने गुरुग्राम का विकास किया है। वहीं कॉन्क्लेव के समापन सत्र में सीएम मनोहर लाल ने बोला कि पहले के और अब के गुरुग्राम में अंतर है।